इस स्टोरी के बारे में बहुत लंबे टाइम से ना सिर्फ कमेंट सेक्शन के अंदर बल्कि मेरे इंस्टाग्राम के पर्सनल डीएम्स के अंदर भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि हाँ ये वाली चीज़ कवर करो। और जब मैंने इसके बारे में लिखना शुरू किया तब मैं समझ चुका था कि क्यों आप लोग इसके बारे में इतनी ज़्यादा डिमांड कर रहे थे। सो आपकी डिमांड पूरी हुई, मेरी भी एक डिमांड है इस वीडियो को एक लाइक देने की। सो आप वो मेरी डिमांड पूरी कर दें। बेशक कुछ लोग होंगे जो नहीं करेंगे लेकिन आप जरूर कर दें। सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें लेट्स डाइव इन। इस केस को समझने के लिए हमें फिनलैंड में जाना होगा और दिन था 4 जून 1960 का, जब 15 साल की मेला नाम की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसकी बाइक पर बैठकर सदर्न फिनलैंड में मौजूद लेक बॉडम की तरफ जाने वाले रोड पर आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। असल में लेक बॉडम की तरफ जाने वाले दोनों अकेले नहीं थे, इनके साथ मेला की दोस्त एंजा और उसका बॉयफ्रेंड सैपो। अब ये 4 बंदे यानी कि एंजा, उसका बॉयफ्रेंड सैपो, मेला, उसका बॉयफ्रेंड निल्स, ये चारों बंदे 2 बाइकों के ऊपर सवार होकर सीधा सदर्न फिनलैंड में मौजूद लेक बॉडम की तरफ निकल चुके थे। और वहां जाकर इनका प्लान था कि वो एक रात के लिए कैंपिंग करेंगे और जल्दी सुबह सुबह वहां से निकलकर वापस अपने घर आ जाएंगे। मेला का अगले दिन 16वां बर्थडे आने वाला था, इसीलिए इन चारों लोगों ने मिलकर एक प्लान बनाया था कि वो लेक बॉडम पर जाएंगे, एक रात के लिए कैंपिंग करेंगे, वहीं पर बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और अगले दिन वापस अपने घर आ जाएंगे। सो जैसे ये चारों लोग उस रोड को क्रॉस करते हुए एक कच्चे रास्ते की तरफ चढ़े और दोनों बाइकें सीधा जाकर लेक बॉडम के किनारे पर रुकी, चारों लोग बाइकों से उतरे और सामने का नजारा देखने लगे। असल में फिनलैंड के अंदर मौजूद है लेक बॉडम बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है पूरे देश के अंदर, और उस दिन भी यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ थी। लोग यहाँ पर आकर अपनी बोटिंग वगैरह कर रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे, मछलियां वगैरह पकड़ रहे थे। बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए थे। कुछ ही मिनटों तक वेट करने के बाद दूसरी बाइक यानी कि एंजा और सैपो वाली बाइक भी यहाँ पर पहुंच चुकी थी। चारों लोगों ने मिलकर आसपास का जायजा लिया और अब अपनी बाइकों को यहीं खड़ा करके इन चारों ने अपना अपना सामान कंधे के ऊपर टांगा और सीधा कच्चे रास्ते से होते हुए जंगल की तरफ जाने लगे, क्योंकि अब उनको कैंपिंग तो ऊपर ही करनी थी। बट इस लेक के किनारे पर ही एक यहाँ पर छोटा सा खोखा बना हुआ था, छोटी सी दुकान आप उसे कह सकते हैं, जहाँ पर वो ड्रिंक्स वगैरह ले सकते थे, कोई चिप्स वगैरह, कुरकुरे वगैरह, ये सारी चीज़ें, स्नैक्स वगैरह वहीं उस दुकान पर मिलते थे। सो ये चारों लोग अपनी बाइक्स को पार्क करके सीधा उस काउंटर पर गए। वहाँ पर देखने लगे कि इस दुकान पर आखिर कौन है, क्योंकि सामने दुकान बिल्कुल खाली दिखाई दे रही थी। दुकान पर खड़े खड़े ही सैपो ने निल्स का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि निल्स, मेरी बाइक तुमसे बहुत ज़्यादा एडवांस है, वो तुम्हारी बाइक से हटके अलग अलग स्टंट्स दिखा सकती है। और इस बात से निल्स की गर्लफ्रेंड यानी कि मेला वो बहुत जोर जोर से हंसने लगी। अब निल्स की गर्लफ्रेंड दूसरे लड़के के जोक्स के ऊपर हंस रही है। ऑब्वियसली निल्स को ये चीज बुरी लगी और निल्स ने सीधा मेला की तरफ देखना शुरू कर दिया। घूर घूर के वो उसे देख रहा था। मेला ने भी निल्स की तरफ देखा और वो एकदम से शांत हो चुकी थी। उसको भी अंदर से गिल्ट फील हो रहा था कि कहीं उसके बॉयफ्रेंड को बुरा तो नहीं लगा मैं सैपो की इस जोक के ऊपर हंसी। मेला ने इशारों के अंदर निल्स को शांत करने की भी कोशिश करी कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, ना ही मैं उसके साथ कोई फ्लर्ट वगैरह कर रही हूँ, हम चारों यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आए हैं। सो प्लीज तुम इस चीज का वहम अपने मन के अंदर बिल्कुल भी मत पालना। खैर ये सारी बातें होते होते वो महिला जो इस काउंटर को चला रही थी, इस दुकान को चला रही थी, वो अपने घर में पीछे से निकलकर सीधा इस दुकान पर आई और सामने खड़े इन चारों बच्चों को देखने लगी। वो इनको इतनी ज्यादा गुस्से भरी निगाहों से देख रही थी कि ये चारों बच्चे समझ चुके थे कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि कोई भी दुकानदार सोचकर देखे आप किसी दुकान पर जा रहे हैं और वो सामने वाला आपको इस तरीके से देखे तो आपको भी बुरा लगेगा। चारों बच्चों को भी बुरा लगा ये महिला उनको इस तरीके से क्यों देख रही है। खैर इन सब बातों को छोड़कर मेला और आगे बढ़ी और जाकर उस महिला को बोलने लगी कि हमें 4 ड्रिंक्स चाहिए और साथ में कुछ और खाने पीने का सामान। बट उस महिला ने एक भी रिप्लाई नहीं किया, एक वर्ड भी नहीं बोला। जस्ट उसके नीचे पड़े हुए फ्रिज का ढक्कन खोलकर 4 बोतल बहुत ही गुस्से में उठाई और सामने काउंटर के ऊपर रखी और पैकेट्स वगैरह फाड़ कर सीधा काउंटर के ऊपर रखे। और इसके अलावा इस महिला ने पूछा भी नहीं इन बच्चों से कि उनको कुछ और तो नहीं चाहिए। खैर उस महिला ने अपनी कैश मेमो डायरी उठाई और उसके अंदर इन सभी सामान का बिल बनाने लगी। और तभी मेला का ध्यान, आगे खड़ी हुई मेला का ध्यान इस महिला के पीछे वाली तरफ गया, इस दुकान के पीछे जहां उसका वो घर बना हुआ था। और उस घर के बाहर ही काफी सारी बियर की बोतल्स वगैरह, बियर के खाली कैंस वगैरह, सारा कुछ वहां कबाड़ पड़ा हुआ था। और मेला समझ चुकी थी कि ये महिला इतनी ज्यादा परेशान क्यों है, ये इतनी ज्यादा गुस्से में क्यों है। ऑब्वियसली यहाँ कोई भी व्यक्ति आने वाला यहाँ कूड़ा वगैरह फैला कर जाता होगा और सफाई इस महिला को ही करनी होती होगी। और जब हम यहाँ आकर इसे बियर वगैरह मांग रहे हैं तो ऑब्वियसली उसको बुरा लगेगा, क्योंकि ये हमसे भी यही उम्मीद रखेगी कि ये लोग यहाँ पर आकर कूड़ा वगैरह फैला कर जाएंगे और सफाई इसको ही करनी होगी। खैर मेला ने इस टाइम पर तो अपने किसी भी दोस्त से इसके बारे में डिस्कस नहीं किया। वो जस्ट पूछने लगी कि हाँ जी आंटी जी हमारा बिल कितना हो गया। बिल की वो पर्ची फाड़ कर सीधा उसने मेला के हाथों में दी। मेला ने पीछे खड़े अपने बॉयफ्रेंड को वो पर्ची दी और सभी लोग अपने अपनी जेब में से पैसे निकालकर मेला को देने लगे। और मेला ने पकड़कर पैसे जैसे ही उस आंटी को दिए, आंटी ने एकदम से बोला कि क्या तुम लोग कैंपिंग के लिए आए हो?
तो सभी बच्चे ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि हाँ फाइनली इस आंटी ने कुछ बोला, हम भी इससे बात करने की कोशिश करते हैं क्योंकि यहाँ की लोकल है, हमें बहुत अच्छे से बता पाएगी कि हमें यहाँ पर क्या करना है। तो सभी ने मिलकर उस आंटी को जवाब हाँ में दिया कि हाँ आंटी जी, कल इसका बर्थडे है, हम यहाँ पर पार्टी वगैरह करने के लिए आए हैं, एक रात के लिए कैंपिंग करेंगे और कल हम यहाँ से निकल जाएंगे। जैसे ये बात उस आंटी ने सुनी, उस आंटी ने कहा कि क्या तुम ऊपर की तरफ जाओगे, ऊपर कैंपिंग करोगे? तो सभी ने कहा कि हाँ हम ऊपर करेंगे। उस आंटी ने इतनी जोर से चिल्लाकर कहा कि भाग जाओ यहाँ से, मेरी आंखों के आगे से दिखना मत, जहां तक तुम्हें मेरी दुकान दिखे वहां तक तो कैंपिंग कम से कम मत करना। चारों में से किसी भी बच्चे को समझ ही नहीं आया कि इस महिला का इन बातों का क्या रिप्लाई किया जाए। चारों बच्चे जस्ट चुप होकर उस महिला की बातों को सुन रहे थे और वो महिला लिटरली उनको यहाँ से भागने के लिए कह रही थी। और चारों बच्चों ने सारा सामान अपना उठाया, अपने साथ लिया, अपने अपने बैग्स में डाला और चारों वहां से निकलकर सीधा ऊपर जाने वाले रास्ते पर चढ़ चुके थे। और ये महिला पीछे से अभी भी चिल्ला रही थी। ये चारों बच्चे उस रास्ते पर चढ़ चुके थे लेकिन ये महिला चुप नहीं हुई। बार बार चारों बच्चे पीछे मुड़कर देख रहे हैं, महिला उनके ऊपर चिल्ला रही है कि तुम यहाँ कैंपिंग मत करना, और आगे जाओ और आगे जाओ और आगे जाओ। ये चारों बच्चे चलते ही जा रहे थे और इन चारों के अंदर अब डिस्कशन भी शुरू हो गई कि क्या अजीब आइटम है, हम तो इससे सामान लेने के लिए आए थे, यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए आए थे और ये हमारे ऊपर ही चढ़ गई। खैर कोई बात नहीं, अपना मूड ऑफ नहीं करते, अपना रास्ते को आगे कंटिन्यू करते हैं और जहां हमें आगे कोई अच्छी सी जगह मिलेगी वहीं पर हम अपना झोला रखकर कैंप लगा लेंगे। और फाइनली अब इन चारों को चलते चलते एक खुला सा इलाका दिखाई दिया ऊंचाई पर, जहां पर अपना टेंट लगा सकते थे। वहां पहले भी काफी सारा टेंट का सामान पड़ा हुआ था। जो लोग पहले यहाँ पर आए थे उन्होंने भी यहाँ पर कभी ना कभी टेंट लगाया होगा, उनकी खाली बियर की बोटल्स वगैरह, कैंस वगैरह यहाँ पर पड़े थे। सो ये एक अच्छी जगह थी कैंप लगाने के लिए। इन चारों लोगों ने अपना बैग वहीं पर रखा, सारा सामान निकालना शुरू किया। एक एक करके सभी ने टेंट्स निकाले, अलग अलग सामान था टेंट का अलग अलग बंदों के पास। तो सभी ने टेंट का सामान जोड़ा, पेड़ों से टेंट को बांधा और फाइनली अपना सारा झोले में से सामान खाने पीने का निकालकर अपने अपनी बॉटल्स के ढक्कन खोलकर चारों बैठ चुके थे, चीयर्स कर रहे थे एक दूसरे से, क्योंकि अब इनकी पार्टी शुरू हो चुकी थी। सामने का नजारा बहुत अच्छा, पेड़ों के बीच में से लेक बॉटम का पानी दिख रहा था। सो सभी को बहुत मजा भी आ रहा था। धीरे धीरे अंधेरा होने वाला था। अब एक्चुअल में यहाँ फिनलैंड के अंदर कभी भी रात नहीं होती, आपने सुना होगा, क्योंकि ये पॉल के पास में है और वहां पर कभी भी रात नहीं होती। मैक्सिमम जैसे हमारे यहाँ पर 8 बजे के आसपास, 7:30 बजे के आसपास जितना अंधेरा होता है वो वहां की आधी रात जैसा होता है। सो वहां पर पूरी रात तो होने नहीं वाली थी। खैर इन लोगों ने अपने बियर की बॉटल्स और भी सारी उठाई और नीचे की तरफ गए, लेक बॉटम के अंदर स्विमिंग वगैरह करने लगे। स्विमिंग करते करते भी इन्होंने दारू पी। इनके अकॉर्डिंग तो अब रात का अंधेरा हो चुका था। फाइनली स्विमिंग वगैरह करने के बाद, दारू वगैरह अच्छे से पीने के बाद ये वापस ऊपर की तरफ आए, अपने कैंप साइट पर आकर आग जलाकर सीखने लगे, क्योंकि अब वहां पर रात के टाइम पर ठंड होने वाली थी। अपनी पूरी पार्टी निपटाने के बाद मेला ने सभी को थैंक्स किया कि मेरे लिए तुम यहाँ तक आए, मेरी पार्टी में आए। सभी ने मिलकर बहुत एंजॉय किया। मेला ने अपनी डायरी निकाली, उसके अंदर सारा दिन की लिखनी शुरू कर दी कि आखिर आज उन्होंने क्या क्या किया, उसका बर्थडे सेलिब्रेशन कैसा रहा। सभी को बहुत अच्छा लग रहा था, सभी बहुत थक भी चुके थे। सो आधी रात के आसपास ये लोग अपने टेंट में गए, चारों जाकर उस टेंट के अंदर सो चुके थे। बट सोने के तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद मेला की आंखें खुली, क्योंकि उसको आसपास में किसी के चलने की आवाज आ रही थी। उसने नील्स को कोहनी मारी और कहा कि नील्स, मुझे किसी के चलने की आवाज आ रही है। नील्स की आंखें खुली और उसने भी वो चलने की आवाज सुनी। इन दोनों ने डिस्कस किया कि हो सकता है एंजॉ या फिर सैपो इनमें से कोई उठा होगा वॉशरूम वगैरह जाने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, जब उसका वॉशरूम पूरा हो जाएगा वो वापस आकर आराम से सो जाएगा, तो तुम भी सो जाओ। बट इससे पहले कि दोनों सो पाते, इतने में ही इनको वो आवाज, जो चलने की आवाज थी, वो रसलिंग आवाज, वो धीरे धीरे इनके टेंट के और जरा पास आई और एकदम से इनके टेंट का आगे वाला पर्दा, जो इनका दरवाजा भी था, मेन एंट्री वाला दरवाजा, उसकी चेन खुली और एकदम से वो बहुत जोर से वो टेंट का दरवाजा खुला और ये टेंट उसी सेकंड पूरा का पूरा कोलैप्स कर गया इन चारों लोगों के ऊपर ही। इस टेंट के कोलैप्स होने से पहले मेला और नील्स दोनों को ही एक डार्क शैडोई फिगर, जिसकी बिल्कुल ब्राइट लाल आंखें, ये सिर्फ दिखाई दिया था कि हाँ एक डार्क शैडोई फिगर है जिसकी लाल आंखें हैं और वो उनके टेंट के अंदर आ रही है और उसी ने उनके टेंट को ऊपर से नीचे की तरफ गिराया है। अगले दिन सुबह के 7 बज चुके थे और अब धीरे धीरे लोग लेक बॉटम के ऊपर आने शुरू हुए और तभी 2 लड़के जो यहाँ पर डेली फिशिंग करने के लिए आते थे, वो अपने नेचुरल रूटीन की तरह 5 जून के दिन सुबह सुबह यहाँ पर फिशिंग करने के लिए आए और फिशिंग करते करते उनका ध्यान ऊपर की तरफ गया, पहाड़ की तरफ, जहां पर उनका वो कैंप साइट लगा हुआ था। इन चारों टीनेजर्स का उस कैंप साइट की तरफ गया। असल में इन दोनों लड़कों को वो कैंप साइट नहीं दिख रही थी। उनको उस टाइम पर वहां से एक आदमी, जिसका पूरा का पूरा रंग सफेद, और वो बहुत जोर से वहां से भागते हुए जा रहा है दूसरी तरफ। अब ये नीचे बैठे हुए दोनों लड़के जिन्होंने उस आदमी को भागते हुए देखा, उनको जस्ट लगा कि हो सकता है रैंडम आदमी है, भाग रहा होगा, मुझे क्या लेना देना है, हम तो अपने यहाँ पर फिशिंग करने के लिए आए हैं, हमें थोड़ी ना कोई दिक्कत दे रहा है। खैर उन्होंने जस्ट इस चीज को इग्नोर किया। धीरे धीरे टाइम और बीतता रहा, लोगों की भीड़ लेक बॉटम के ऊपर आती रही और इनमें से ही एक किसान अपने दोनों बच्चों के
के साथ इसी लेक बॉटम के ऊपर उस दिन स्विमिंग करने के लिए आया था, बिल्कुल उसी जगह पर, उसी डॉक से जहां से इन चारों लोगों ने स्विमिंग करना शुरू किया था। जस्ट उसी डॉक पर जाकर इस किसान ने भी अपने कपड़े उतारे, अपने दोनों बेटों के कपड़े उतरवाए और ये तीनों लोग इसी डॉक के आसपास इस लेक के अंदर अब तैराकी कर रहे थे। बट यहाँ लेक बॉटम के अंदर स्विमिंग करते हुए 5 जून 1960 के दोपहर के टाइम पर इन तीनों में से एक लड़के को ऊपर की तरफ उसका ध्यान गया जहां पर वो कैंप साइट लगी हुई थी। नीचे से एक्चुअल में उस डॉक से वो कैंप साइट इजीली दिखती अगर वहां पर वो कैंप खड़ा होता तो, अगर वो झोपड़ी बनी होती उस कैंप की तो वो नीचे से इजीली विजिबल थी। लेकिन फिर भी इनमें से एक का ध्यान ऊपर की तरफ गया क्योंकि जिस पेड़ से उस कैंप को बांधा गया था वो रस्सी, उस रस्सी के साथ साथ थोड़ा सा कैंप का हिस्सा जो कोलैप्स हुआ था वो थोड़ा सा विजिबल था नीचे इस लेक से। और तैरते तैरते उस लड़के को कैंप का थोड़ा सा हिस्सा दिखाई दिया। उसने अपने पापा को कहा कि पापा ऊपर देखो, कोई है जो ऊपर कैंपिंग कर रहा है। तो जैसे उस किसान ने ऊपर की तरफ देखा, उस कैंप साइट की तरफ देखा, तो उसको बहुत अजीब सा लगा कि ये कैंप इस तरीके से कोलैप्स क्यों हो चुका है, पूरा नीचे की तरफ गिरा सा हुआ है। सो ये तीनों लोग अपनी स्विमिंग वहीं छोड़कर लेक से बाहर निकले। इन तीनों ने अपने कपड़े पहने और थोड़ी सी चढ़ाई करते हुए ऊपर कैंप साइट की तरफ गए। और जैसे इन तीनों लोगों ने उस कोलैप्स्ड कैंप को देखा, नीचे गिरे हुए कैंप को देखा, उस किसान को बहुत ज्यादा अजीब भी लगा क्योंकि सारा सामान यहाँ इधर उधर बिखरा हुआ था, उनकी सारे बैग्स वगैरह यहीं पड़े हुए थे और आसपास बहुत सारा खून भी था। इस चीज को भी उसने इग्नोर किया और जस्ट उस कैंप को उठाकर जब उसने अंदर की तरफ झांक कर देखा, उसने तुरंत उस कैंप को वहीं छोड़ा, दोनों बेटों को अपने साथ लिया, नीचे की तरफ आए और सीधा मेन रोड पर जाकर एक फोन बूथ से पुलिस वालों को फोन किया और सब कुछ बताया कि एक्चुअल में हाँ उसने क्या देखा है। असल में जैसे उस किसान ने उस टेंट को उठाकर अंदर की तरफ झांक कर देखा तो अंदर एंजा और सैपो दोनों की लाशें पड़ी हुई थी। उनको ऊपर से लेकर नीचे तक इतना भयंकर रूप से मारा गया था कि उन्होंने अंदर ही दम तोड़ दिया, उनको बाहर निकलने तक का मौका नहीं मिला। इसके अलावा बाहर निल्स और मेला की भी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उनको भी बाहर ले जाकर बहुत भयंकर रूप से टॉर्चर करके मारा गया। बाहर पड़ी हुई मेला जिसको कम से कम 18 बार चाकू मारे गए थे और वो भी तब या तो वो जब जिंदा थी या फिर जब उसको मरने के बाद भी कम से कम 1 दर्जन बार चाकू मारे गए। इसके अलावा उसके बराबर में ही उसके बॉयफ्रेंड मिल्स की बॉडी पड़ी हुई थी। उसके सर के ऊपर इतनी भयंकर चोटें थी कि उसका दिमाग बाहर से विजिबल था, उसकी खोपड़ी की हड्डियां सारी टूट टूट कर साइड में बिखरी हुई थी, उसका पूरा दिमाग, उसके अंदर से खून रिस रहा है, उसको पूरा दिख रहा है किसान को ऊपर खड़ा हुआ। और ये सारा सीन देखकर वो इतना ज्यादा डर गया कि उसने सीधा पुलिस वालों को बुलाया। पुलिस वालों ने मौके पर आकर सारे सीन का जायजा लिया और देखने लगे कि यहाँ पर उनको कुछ मिल सकता है नहीं मिल सकता। उन्होंने सारे बैकपैक्स के अंदर इन लोगों की आइडेंटिटी देखनी शुरू कर दी। बट सरप्राइजिंगली पुलिस वालों को इन चारों की कोई भी आइडेंटिटी नहीं मिली। सभी देख रहे थे कि इनकी पहचान आखिर किस तरीके से होगी। इनके पूरे शरीर को बहुत गंदे तरीके से बिगाड़ा गया है। जिसने भी ये कांड किया था वो ये चाहता था कि किसी भी तरीके से इन चारों की पहचान ही ना हो, और अगर पहचान नहीं होगी तो ऑब्वियसली कोई केस भी आगे ज़्यादा नहीं चल पाएगा। खैर कुछ ऑफिसर्स पूरे जंगल के अंदर फैलकर इधर उधर चीजें ढूंढ रहे थे कि कुछ इनसे रिलेटेड चीजें मिल जाए, और 2-3 ऑफिसर्स इन लाशों को देख रहे थे कि आखिर किस तरीके से इनकी जान ली गई है। और तभी एक ऑफिसर को एक बहुत ही अजीब सी गर्गलिंग साउंड सुनाई दी, एक बहुत ही डरी हुई दबी हुई गले की आवाज। और जैसे ही उस ऑफिसर ने पीछे की तरफ घूमकर देखा वो आवाज निल्स की डेड बॉडी की तरफ से आ रही थी और निल्स की आंखें उस टाइम पर खुली हुई थी। और जैसे ये ऑफिसर ने उसको देखा, उसको ध्यान आया कि अभी अभी मैंने इसकी आंखें बंद देखी हैं, इसके अंदर से आवाज भी आई, उसकी आंखें भी खुली है, मतलब ये जिंदा है। उसने तुरंत उसका हाथ उठाया, उसकी नब्ज चेक करने लगा और कमाल की बात यह थी कि निल्स अभी भी जिंदा था। इतनी भयंकर चोटें उसके दिमाग पर लगी थी, लिटरली उसका दिमाग पूरा विजिबल था, उसके लोथड़े दिमाग के बाहर आने को हो रहे थे, लेकिन फिर भी अभी निल्स जिंदा था। वो ऑफिसर बहुत जोर से चिल्लाया, एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया गया, निल्स को एम्बुलेंस के अंदर लोड करके नजदीकी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया और उसका वहीं पर अब इलाज शुरू किया जाना था। निल्स को हॉस्पिटल में भेजकर पुलिस वाले अब ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। बट पुलिस वालों को अभी तक समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर ये चीज, ये कांड क्यों किया गया है, क्योंकि कोई भी सेंस ही नहीं बन रही। अगर व्यक्ति किसी को मारेगा तो किस लिए मारेगा, कोई तो मोटिव होना चाहिए। ना तो यहाँ पर कोई रॉबरी वाला सीन है क्योंकि इस ग्रुप की दोनों बाइक्स नीचे खड़ी हुई हैं, ना ही यहाँ से कोई सामान उठाया गया है, कोई मेजर सामान। इन सभी के पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे, जो भी पैसे बचे कुछ थे वो भी इन्हीं के पास हैं, इन सारे के कपड़े भी इनके पास हैं, सब कुछ तो यहाँ पर है। फिर इन चारों को इस तरीके से क्यों मारा गया, पुलिस वालों को अभी तक मोटिव ही समझ नहीं आया। सिर्फ कुछ गायब था यहाँ से तो दोनों बाइक्स की चाबी और निल्स के जूते और उसकी लेदर वाली जैकेट। सिर्फ इन 3 मामूली सी चीजों के लिए कोई 3 मर्डर प्लस में एक हाफ मर्डर जैसा काम कोई क्यों करेगा। ये तो बहुत ही मामूली सी चीजें हैं, ये तो कोई मोटिव नहीं हुआ ऐसा कांड बैठाने का। इस केस के बारे में इतनी ज्यादा हाइप उस टाइम पर फिनलैंड के अंदर बन चुकी थी कि सभी लोग बस इसी के बारे में बात कर रहे थे। सभी न्यूज हेडलाइंस के अंदर सिर्फ इसी केस का नाम था और पुलिस वालों के ऊपर अब बहुत बड़ा दबाव था इस केस को किसी भी तरीके से सॉल्व करने का। और पुलिस वालों ने सॉल्व करने के लिए मिलिट्री की मदद ली। मिलिट्री वाले यहाँ पर आए, पूरे जंगल के अंदर फैलकर इधर उधर देखने लगे, ऐसा कोई क्लू मिले जिससे इनकी
तरीके से पहचान हो पाए, इनके साथ ये सब कुछ किसने किया है, क्यों किया है। मिलिट्री वालों ने पूरे जंगल के अंदर फैलकर क्लूज ढूंढने शुरू कर दिए और फाइनली उनको निल्स के वो जूते मिले जो वहां से गायब थे, उसकी लेदर जैकेट के साथ उसके जूते मिले, पत्तियों के नीचे वो दबाए गए थे। और जैसे ही पुलिस वालों ने वो जूते देखे, पुलिस वाले समझ चुके थे कि इन जूतों के ऊपर बहुत सारा खून लगा हुआ है, लेकिन इन जूतों के अंदर एक भी बूंद नहीं है खून की। मतलब साफ था कि जो भी ये कांड करने वाला था, उस व्यक्ति ने कांड करने से पहले निल्स के जूते पहने और ये कांड किया, और ये जूते पहने पहने ही वो यहां से निकला, आगे गया। तकरीबन आधा किलोमीटर तक भागने के बाद उसने दोनों जूते यहीं पर डंप किए, ऊपर पत्तियां वगैरह डाली और यहां से वो भाग गया। पुलिस वालों के पास अब एकमात्र उम्मीद थी निल्स, जो कि अभी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट था। बाकी तो तीनों मर चुके थे, वो तो कुछ बोल नहीं सकते, लेकिन पुलिस वाले किसी भी हाल में डॉक्टर्स के ऊपर प्रेशर बना के रखे हुए थे कि इसको किसी भी हाल में बचाना है। यही एकमात्र जरिया है जिससे हम इस केस को सॉल्व कर सकते हैं, इसकी तह तक जा सकते हैं। लेकिन अब दिक्कत यहां ये थी कि निल्स की काफी सारी सिर की हड्डियां टूटी हुई थी और वो बोल नहीं सकता, ना ही वो कुछ हाथ पैर हिला सकता, क्योंकि उसके दिमाग में भी भयंकर चोटें आई हुई थी। डॉक्टर्स ने कह दिया कि अब इसको ठीक होने में काफी टाइम लगेगा और वो दिन धीरे धीरे बीतते रहे। फाइनली निल्स ऐसी पोजीशन में आया जब वो बोल सकता था, लिख सकता था, और उसने बताना शुरू किया। बताते ही खत्म भी हो गया, क्योंकि उसको कोई भी मेमोरी याद ही नहीं थी कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था और उसके दोस्तों के साथ उस रात क्या हुआ था। उसने जस्ट पुलिस वालों को ये कहा कि आप उस रात की बात कर रहे हैं, मुझे तो वो भी याद नहीं कि उस पूरे दिन हमारे साथ क्या हुआ था। मेरे माइंड से लिटरली सारी मेमोरीज वाइप हो चुकी हैं। सिर्फ मुझे याद है तो ये कि आधी रात के आसपास मेला ने मुझे कोहनी मारकर ये कहा था कि कोई है जो हमारे कैंप के आसपास घूम रहा है और वो धीरे धीरे हमारे पास आ रहा है। और जैसे ही हमने आंखें खोली, अब क्योंकि बाहर रोशनी थी, रात तो वहां होती नहीं, उस रोशनी के बीच में हमें एक डार्क शेडोई फिगर दिखाई दी जिसकी ब्राइट लाल आंखें थी, और वो डार्क शेडोई फिगर हमारे कैंप के ऊपर खड़ी थी। उसने हमारे कैंप का वो पर्दा उठाया और उसके बाद क्या हुआ वो मुझे कुछ भी याद नहीं। जैसे ये चीजें पुलिस वालों ने सुनी, पुलिस वालों का दिमाग ठनक गया कि क्या बोल रहा है यार तू, कोई डार्क शेडोई फिगर, किस तरीके से हम किसी डार्क शेडोई फिगर को जाकर पकड़ सकते हैं, तू जो बोल रहा है तेरे को खुद समझ आ रहा है। अब निल्स ने कहा कि जनाब जो मुझे याद है मैंने आपको बता दिया, अब जो चीज हमारे साथ हुई थी वही तो मैं आपको बताऊंगा, ऐसे थोड़ी ना कुछ अपने मन से बोलकर बता दूंगा। खैर पुलिस वालों ने सारी डिटेल्स अपनी डायरी में नोट करी। अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए अगले ही दिन पुलिस वालों के पास वो दोनों लड़के आए जिन्होंने फिशिंग करते हुए ऊपर से एक सफेद आदमी को भागते हुए देखा था। वो लड़के पुलिस वालों के पास आए और बताया कि हम वहां पर फिशिंग कर रहे थे और हमें ऊपर से एक आदमी भागते हुए दिखाई दिया, उसका रंग बिल्कुल ब्राइट व्हाइट और वो बहुत तेजी से इस कैंप साइट की तरफ से भाग रहा था। उन लड़कों ने यह भी बताया कि हमें एक्चुअल में उस टाइम पर यह नहीं पता था कि यहाँ ऊपर इतना बड़ा कांड हो चुका है। अगर हमें पता होता तो हम भी उस आदमी के पीछे पीछे ऊपर भाग लेते, देख लेते कि आखिर यहाँ क्या माजरा है। लेकिन अब क्योंकि ये सारी न्यूज बाहर आ चुकी है, इसलिए हम आपको सामने से ये सब चीजें बताने के लिए आए हैं। पुलिस वालों ने इन दोनों लड़कों को साइड में बैठाकर स्केच आर्टिस्ट से उस आदमी का स्केच बनवाया जिसको उन्होंने भागते हुए ऊपर से देखा था। सो ये स्केच जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये एक्चुअल में असली वो स्केच था जो वहां की पुलिस को मिला इन दोनों लड़कों के द्वारा। और पुलिस वालों ने पूरे फिनलैंड के अंदर ये स्केच फैला दिया और इसकी तलाश अब लिटरली पूरे फिनलैंड की पुलिस कर रही थी कि किसी तरीके से आदमी उनको मिल जाए। जैसे ये स्केच पूरे फिनलैंड के अंदर सर्कुलेट हुआ, लिटरली हजारों, मैं हजारों तो कम कह रहा हूं, पुलिस वालों के पास लाखों ऐसी टिप्स आई जिसके अंदर लोग ये क्लेम कर रहे थे कि हाँ हमने इस आदमी को देखा है, ये आदमी हमारे घर के पास ही रहता है। और जब भी पुलिस वाले इस आदमी से जाकर मिलते जिसके बारे में वो टिप आई थी, तो लिटरली पुलिस वालों के हाथ में कुछ भी नहीं था। क्यों? क्योंकि जिसका स्केच वो लेकर घूम रहे थे वैसे दिखने वाले लिटरली हजारों ऐसे आदमी थे पूरे फिनलैंड के अंदर जिसके बारे में पुलिस वालों को पता ही नहीं था। ये बहुत ही ज्यादा कॉमन सा एक स्केच बनवा कर दिया था उन दोनों लड़कों ने। बट इसके कुछ टाइम बाद कुछ डॉक्टर्स ने पुलिस वालों को फोन किया, अपने पास बुलाया और बताया कि जनाब जिस दिन ये कांड हुआ था, जिस दिन इन तीनों का मर्डर हुआ था और निल्स के साथ ये सब कुछ हुआ था, उससे अगले दिन एक आदमी जिसका नाम हंस था वो हमारे हॉस्पिटल में आया और उसने बहुत जोर से अपने पेट में दर्द होने की शिकायत हमसे करी। बट जब हमने उसके सारे टेस्ट वगैरह किए, उसको पूरा चेक किया, उसको कुछ भी नहीं था। लेकिन हमें उसके ऊपर शक बस इसलिए हुआ क्योंकि जिस टाइम पर वो हमारे पास आया था उसके कपड़े सारे के सारे कीचड़ में भरे हुए थे, उसके हाथों के अंदर बहुत सारा कीचड़ फंसा हुआ था और ना सिर्फ उसके कपड़ों के ऊपर कीचड़ लगा हुआ था बल्कि उस मिट्टी के नीचे बहुत सारे लाल धब्बे भी थे। और जब हमने उससे इसके बारे में पूछा कि तुम कहां से आए हो, उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया। उसने जस्ट कहा कि मैंने बहुत सारी दारू पी ली है, सो प्लीज आप मेरे पेट दर्द का इलाज कर दीजिए। लेकिन हमें उसके शरीर में कुछ भी अजीब नहीं दिखा, कोई बीमारी ही नहीं मिली, तो हमने उसको जस्ट नॉर्मल सी पेट दर्द की दवाई देकर यहां से भेज दिया। अब हमने फोन करके आपको इसलिए यहां पर बुलाया है क्योंकि जो स्केच आप दिखा रहे हैं ये स्केच उस आदमी से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। सो पुलिस वालों ने हंस के बारे में जानना शुरू कर दिया, आसपास के इलाकों में ढूंढना शुरू कर दिया और फाइनली पुलिस वालों ने हंस को गिरफ्तार भी कर लिया। उसको लेकर आए
और जब पुलिस वालों ने वो स्केच इस हंस की फोटो के साथ मैच किया तो एक काफी हद तक एक परफेक्ट मैच भी था। पुलिस वालों ने उसकी जेल के अंदर अच्छे से सेवा करी, बट काफी ज्यादा सेवा करने के बाद भी हंस ने अपना सॉलिड एलाबाई दिया। वो कहने लगा कि देखो, बेशक मेरे ऊपर पहले भी बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, मैं रशिया का स्पाई एजेंट भी रह चुका हूं, लेकिन मैंने ये कांड नहीं किया, मेरे पास अपना एक सॉलिड एलाबाई है। उसने कहा कि जिस टाइम पर ये सारा कांड हुआ था, उन तीनों के साथ ये सब कुछ हुआ, निल्स के साथ ये सब कुछ हुआ, उस टाइम पर मैं यहां से तकरीबन 15 मील दूर दूसरे शहर में था अपनी गर्लफ्रेंड और उसकी बहन और उसके बॉयफ्रेंड के साथ। मतलब हम चारों एक साथ थे लेकिन दूसरी जगह पर थे और आराम से अपनी पार्टी कर रहे थे। आप चाहो तो उन तीनों से पूछ सकते हो, हमारी लोकेशंस वहां उस दिन की ट्रैक कर सकते हो, हमारे पड़ोसियों से भी पूछ सकते हो। पुलिस वाले बहुत जोर से चाह रहे थे कि फाइनली ये हंस अपना जुर्म कबूल कर ले किसी तरीके से, लेकिन जब उनको ये रॉक सॉलिड एलाबाई दिखा, ऑब्वियसली पुलिस वालों ने जाकर पूछताछ करी और सभी ने कहा कि हाँ, उस रात तो ये यहीं पर था, हमने इसको यहां पर देखा था। ऑब्वियसली पुलिस वालों के हाथ से सोल्व किया हुआ केस, जो कि देश का ऑब्वियसली सबसे बड़ा केस था, वो यहां से निकलता हुआ दिखाई दे रहा था। आने वाले दिनों के अंदर पुलिस वालों ने 4000 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ करी, उनके इंटरव्यूज लिए पता करने के लिए कि आखिर इस केस के अंदर क्या हुआ होगा, लेकिन पुलिस वालों के हाथ अभी भी खाली थे। धीरे धीरे और जरा टाइम बीतता रहा और ये केस लगभग पूरी तरीके से ठंडा पड़ चुका था। 44 सालों का समय बीत गया, सन 2004 का टाइम आ चुका था और फाइनली इस केस को क्लोज करने का प्रेशर भी अब पुलिस वालों के ऊपर था, इसलिए उन्होंने जस्ट अपनी तरफ से अब थ्योरीज बनानी शुरू कर दी। 2004 के अंदर पुलिस वालों ने अपनी थ्योरी बनाई और कहा कि हमें इस केस का कल्प्रिट मिल चुका है, इस केस का किलर मिल चुका है और ये किलर कोई और नहीं बल्कि निल्स खुद है। जी हाँ, मेला का बॉयफ्रेंड, 18 साल का वो लड़का जिसकी उम्र उस टाइम पर 18 साल की थी, अब तो उसकी उम्र देख लो, अब आप 44 और 18 62 साल की हो चुकी थी। सो 62 साल की उम्र में निल्स को पुलिस वालों ने दोबारा से उठाया और कहा कि हाँ, किलर हमें मिल चुका है और वो किलर तुम खुद हो, तुम ही एकमात्र सर्वाइवर थे इस पूरे कांड के, इस पूरे इंसिडेंट के, और ये कांड सारा तुमने ही बैठाया है और हमें पता भी लग चुका है कि तुमने सब कुछ क्यों किया था। एक्चुअल में पुलिस वालों के पास 2 ऐसे सबूत थे जो उनकी थ्योरीज को प्रूव कर रहे थे। जी हाँ, उनके पास पहला सबूत था वो महिला जो वो काउंटर चला रही थी, वो खोखा जिसके ऊपर वो दारू वगैरह मिलती थी, वो सारे स्नैक्स वगैरह मिलते थे। सो वही काउंटर वाली गुस्से वाली महिला जिन्होंने इन चारों को वो दारू वगैरह दी थी। पुलिस वालों ने उसे जब पूछताछ करी, उसने बताया पुलिस वालों को कि उस रात मुझे 2 आदमी बहुत जोर जोर से लड़ते हुए सुनाई दे रहे थे अपने घर के अंदर और ऊपर से उनकी आवाज आ रही थी, और ये दोनों आदमी कोई और नहीं हो सकता है, निल्स और सैपो ही हो, जिनकी ऊपर आपस में दारू पीकर लड़ाई हो गई हो। और दारू पीकर लड़ाई किस लिए हुई होगी? ऑब्वियसली दोनों की गर्लफ्रेंड की वजह से। निल्स की गर्लफ्रेंड मेला, निल्स को शक था कि हो सकता है उसकी गर्लफ्रेंड मेला उसको चीट कर रही हो, वो उसके पीछे से सैपो को भी डेट कर रही होगी। सो पुलिस वालों ने थ्योरी बनाई कि जब निल्स को पता लगा उसकी गर्लफ्रेंड मेला सैपो के साथ फ्लर्टिंग कर रही है, उसको गुस्सा आया रात को जब दोनों ने दारू पीकर इन दोनों की आपस में लड़ाई हो गई और निल्स ने इन सभी लोगों के साथ ये कांड कर दिया और बाद में थोड़ी बहुत खुद को भी चोटें मार ली। और ये जो तीनों लाशें पुलिस वालों को मिली थी, इनमें से सबसे ज्यादा बदतर हालात ऑब्वियसली मेला की ही थी, उसको ही सबसे ज्यादा बार चाकू भी मारे गए थे। पुलिस वालों ने कहा कि ऑब्वियसली यहाँ पर निल्स ने अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाई है मेला के ऊपर, क्योंकि वो उसको चीट कर रही थी ऐसा उसे लग रहा था, और अपना गुस्सा दिखाने के लिए ही उसको ही सबसे ज्यादा बार चाकू मारे गए हैं। बाकी इन दोनों की तो जस्ट मार पिटाई से ही मौत हो गई होगी। इसके अलावा पुलिस वालों के पास दूसरा एविडेंस, वो जूते जो कि पुलिस वालों को इस पूरी कैंप साइट से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर मिले थे, पत्तियों के अंदर दबे हुए। और जब पुलिस वालों ने इस जूतों को अच्छे से फोरेंसिक साइंस के लिए भेजा तो डॉक्टर्स ने पहली बात तो ये बताई कि सिर्फ इन जूतों के ऊपर खून है, अंदर खून नहीं है। मतलब जिसने भी ये काम किया होगा उसने जूते पहनकर काम किया था, तभी तो अंदर खून जा नहीं पाया। दूसरी बात, इन जूतों के ऊपर जो खून लगा हुआ है वो सिर्फ उन तीनों विक्टिम्स का है जिनकी मौत हो चुकी है। इस जूते के ऊपर निल्स का खून नहीं लगा हुआ। ये चीज ऑब्वियसली पुलिस वालों के लिए भी हैरान कर देने वाली थी। तो पुलिस वालों ने थ्योरी बनाई कि निल्स ने ये सारा काम करने के बाद सबसे पहले जाकर अपने जूते उतार कर आया, वापस आया, वापस आकर उसने अपने खुद को चोट मारी और साथ में वहीं पर नीचे लेट गया, वेट करने लगा कि कब कोई आकर उसको बचाएगा। 62 साल की उम्र में निल्स को गिरफ्तार किया गया। इस टाइम पर उसकी शादी भी हो चुकी थी, उनके खुद के बच्चे, वो सारे के सारे मिलकर कोर्ट में आए। कोर्ट में भी निल्स ने अपनी पूरी इनोसेंस को मेंटेन रखा, उसने कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करी। उसने कहा कि मैं तो खुद इस चीज का विक्टिम हूं, मुझे उस रात का कोई भी इंसिडेंट याद नहीं है। मुझे याद है तो सिर्फ ये कि एक डार्क शैडोई फिगर जिसकी लाल आंखें थी वो हमारे ऊपर आई, उसने हमारे कैंप को उखाड़ा, हमारे ऊपर डाला और हमारे साथ ये सब कुछ किया। किस्मत से मैं उस पूरे इंसिडेंट के अंदर बच गया, वरना जो भी वो काम करने वाला था उसने तो मुझे भी पूरे तरीके से निपटा ही दिया था। आप लोगों ने आकर मुझे यहाँ पर बचा लिया। कोर्ट में बैठे जजेस को निल्स की बातों के ऊपर पूरा विश्वास था और बदले में निल्स को सेटलमेंट अमाउंट दिलवाई गई, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा मेंटल सफर किया था पुलिस वालों की वजह से। पुलिस वालों की गलती थी कि उन्होंने एक इनोसेंट विक्टिम को उठा लिया और उसके ऊपर बहुत सारा प्रेशर बनाया ताकि वो अपने इस जुर्म को एक्सेप्ट कर ले।
ये लेक बॉटम मर्डर्स वाला इंसिडेंट पूरी दुनिया के अंदर फेमस है आज के टाइम पर, ना सिर्फ फिनलैंड में बल्कि पूरी दुनिया के लोग इसे जानते हैं। और जब आप लोगों को भी इसके बारे में पता लगा होगा, आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं इसके बारे में कवर करूं, और जब मैंने इसके बारे में लिखना शुरू किया तो लिटरली मेरा दिमाग हिल गया कि ऐसा कुछ कैसे हो सकता है। एक तो कोई क्लू मिले, वहां मौजूद लोग आज भी लेक बॉटम पर सिर्फ इसलिए जाते हैं ताकि वो इस एक्चुअल कैंप साइट वाली जगह को देख सके, उस चीज को फील कर सके कि आखिर उस रात क्या हुआ होगा। वहां मौजूद लोग, लोकल लोग आज भी बताते हैं कि यहाँ पर वो डार्क शेडोई फिगर जिसकी लाल आंखें हैं वो आज भी यहाँ पर आती है, और ना सिर्फ आती है बल्कि उसके साथ उन तीनों का भूत, यानी कि ये जो सैपो, एंजा और मेला थी, इन तीनों का भूत भी आज वहां पर आता है। और ये सारा का सारा इलाका पूरे तरीके से एक हॉन्टेड प्लेस बन चुका है। इसके अलावा इस केस से जुड़ी हुई एक बहुत ही इनफेमस पिक्चर जो अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, ये फोटो इस केस को और भी ज्यादा डार्क बना देती है। एक्चुअल में जो फोटो देख रहे हैं, इसके अंदर जो आप भीड़ देख रहे हैं और जिसके ऊपर एक गोला लगा हुआ है, ये सारी की सारी भीड़ इन तीनों बच्चों में से एक के फ्यूनरल के टाइम पर यहाँ इकट्ठी हुई थी। और जब ये फोटो क्लिक की गई, इस फोटो के बीच में भीड़ के अंदर जिसके ऊपर गोला लगा हुआ है, ये गोले वाला आदमी बिल्कुल आइडेंटिकल लगता है उस स्केच के साथ जो उन दोनों लड़कों ने बनवाया था। और इसकी बहुत हद तक शक्ल मिलती है हंस के साथ भी, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया था इन तीनों मर्डर्स के आरोप में। बट उसके पास रॉक सॉलिड एलिबी था कि वो अपनी गर्लफ्रेंड और उसके बहन और उसकी बॉयफ्रेंड के साथ था, मतलब हम चारों दूसरे शहर में मौजूद थे, लेकिन पुलिस वालों के हाथ से वो निकल गया। मेरे जैसे थोड़े सस्ते इन्वेस्टिगेटर भी इस फोटो को देखकर सिर्फ यही कह रहे थे कि हाँ, यही किलर है जिसके ऊपर गोला लगा रखा है, इसी ने ही तीनों को मारा होगा और बाद में इनके फ्यूनरल तक में शामिल हुआ। देखो तो इसकी हिम्मत। बट पुलिस के लाख खोजने के बाद भी ये आदमी वहां मिला ही नहीं फिनलैंड के अंदर। पुलिस वालों ने पूरा जोर लगा लिया कि जो लोग बातें कर रहे हैं उसके अंदर कितनी सच्चाई है, इस आदमी से ही पूछ लेते हैं। लेकिन ये आदमी कौन था, कहां चला गया, कहां से आया था, ये आज तक पता नहीं चल पाया। बट इसके अलावा एक स्टोरी है जिसके ऊपर पूरा इंटरनेट, पूरी दुनिया विश्वास करती है कि हाँ, ये हुआ होगा। असल में इस लेक बॉटम के किनारे पर 55 साल का कार्ल वॉल्डेमर गुलस्ट्रॉम, ये आदमी यहाँ रहा करता था। और इस आदमी का पहले लंबा चौड़ा इतिहास, इसके ऊपर काफी बार आरोप लगाए गए थे कि जो भी यहाँ पर कैंपिंग करने आता है, ये उनके साथ लड़ाई झगड़े करता है, उनकी मारपीट करता है और बाद में उनसे सामान छीन कर ले जाता है। तो जो भी कोई व्यक्ति यहाँ पर कैंपिंग करने के लिए जाता था, उसको पहले से ही कार्ल के बारे में पता होता था कि हाँ, हमें सिर्फ कार्ल नाम के इस आदमी से बचना है, बाकी जो भी होगा यहाँ पर देख लेंगे। और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि कार्ल कोई और नहीं बल्कि उसी महिला का पति था, वही जो खोखा चला रही थी, वो दुकान चला रही थी, वो गुस्से वाली महिला जिसने गुस्से से इन चारों बच्चों को डांटा था, और उसी का पति कार्ल। और यही वो आदमी था जो यहाँ आने वाले सभी कैंपर्स के लिए एक बुरे सपने जैसा था। बट जब पुलिस वालों ने जाकर इस महिला से पूछताछ करी, क्योंकि उनको वहां कार्ल तो मिला नहीं, लेकिन उस महिला ने बता दिया कि देखिए, उस रात कार्ल मेरे साथ था, मेरे बच्चों के साथ था, उसने यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं किया। और पुलिस वालों को मजबूरन उसके खिलाफ कोई ऑब्वियसली कोई सबूत भी नहीं मिला, तो वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। जब आम जनता को पता लगा कि पुलिस वालों ने कार्ल को जस्ट ऐसे ही छोड़ दिया, उसके ऊपर कोई भी सख्ताई नहीं करी, तो सभी को बहुत निराशा हुई, क्योंकि सभी को लग रहा था कि हो ना हो ये कांड कार्ल नहीं किया है। इसके तकरीबन 9 सालों बाद, यानी कि 1969 में जब कार्ल अपने पड़ोसी के साथ बैठकर दारू पी रहा था, तब उसने अपने पड़ोसी के सामने कन्फेस भी किया था कि ये जो कांड हुआ था, ऊपर 3 बच्चों का मर्डर, ये किसी और ने नहीं बल्कि उसी ने खुद ने किया था। लेकिन इस चीज के कोई भी प्रूफ आज तक नहीं मिल पाए। जस्ट उसने कन्फेस किया था, उस पड़ोसी ने जाकर पुलिस वालों को भी बताया, लेकिन पुलिस वालों ने अगेन कुछ खास नहीं किया कार्ल के अगेंस्ट। कमाल की बात यहाँ ये थी कि जिस शाम बैठकर कार्ल और उसके पड़ोसी ने दारू पी थी, उससे अगले दिन वो पड़ोसी दोबारा से कार्ल के पास गया और बोलने लगा कि कार्ल, कल तुमने मुझसे दारू पीकर कन्फेस किया था कि ये लेक बॉटम में मर्डर्स तुमने किए हैं। लेकिन उस टाइम पर कार्ल बिल्कुल चुप रहा और उस पड़ोसी ने सामने से कार्ल को कहा कि देखिए कार्ल, अगर आपने सच में सब कुछ किया है तो तुमको लिटरली जाकर डूब मरना चाहिए। ये चीज बोलकर वो पड़ोसी वहां से जा चुका था। और अगले ही दिन, यानी कि दारू पीने वाले इंसिडेंट से जस्ट एक दिन बाद, वो कार्ल लेक बॉटम के अंदर ही डूब कर मर चुका था। उसने खुद से ही जाकर लेक बॉटम के अंदर कूदकर सुसाइड कर लिया और उसके बाद कार्ल का भी केस ठंडा पड़ गया। और ये थ्योरी आज भी पूरे इंटरनेट के ऊपर फेमस है कि कार्ल को जब उसके पड़ोसी ने कहा था कि तुम्हें डूब मरना चाहिए, ये चीज़ उसने इतनी ज़्यादा फील कर ली, ये चीज़ उसको डिप्रेशन में लेकर गई होगी और लिटरली उसने स्टेप उठा लिया और जाकर सच में वो डूब मरा। सो ये था वो पूरा इंसिडेंट लेक बॉटम का। मुझे आपकी थ्योरीज चाहिए हैं। मैंने आपको पूरा इंसिडेंट बता दिया। ये चीज़ आज तक पूरी अनसोल्ड है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था, किसने किया था, क्योंकि थ्योरीज तो बहुत सारी हैं, प्रूव आज तक कुछ भी नहीं हुआ। सो आप अपनी थ्योरीज बनाइएगा, नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझे वहां बताइए। इस केस से रिलेटेड फोटोज और फुटेज मैंने पहले ही मेरे इंस्टाग्राम के चैनल में डाल दी थी। सो ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां जाकर इन फोटोज को भी देख सकते हैं जो एक्चुअल क्राइम सीन की हैं। और आज रात को मैं और भी इससे रिलेटेड फोटोज डालने वाला हूं। सो आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट टॉर्नेडो को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो।